इस समय हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बहुत बड़ा राजनीतिक संकट छाया हुआ है। श्रीलंका में इमरजेंसी लगी हुई है, पेट्रोल डीजल सब खत्म हो चुका है वहां पर। एक और पड़ोसी देश म्यांमार में मिलिट्री का शासन है। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बर सरकार है। चीन में भी सिर्फ एक ही पार्टी का शासन है, वहां लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो चुका है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन का एक छत्र राज चलता है, जहां उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। और यूक्रेन में इस समय युद्ध चल रहा है। लेकिन भारत में इस समय आईपीएल चल रहा है और भारत के करोड़ों लोग ये सब कुछ भुलाकर हर रोज आईपीएल का आनंद ले रहे हैं, आईपीएल का मजा ले रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे ही देश के कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि वो भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं। फिर भी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और भारत में संविधान खतरे में है। इस समय भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता का माहौल है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत को अपने पड़ोसी देशों की दुर्गति से क्या सबक लेना चाहिए और भारत के लोगों को शुक्र मनाना चाहिए कि हमारी हालत उनके जैसी नहीं है। इस समय श्रीलंका में हालात बहुत खराब हैं। वहां की राजधानी कोलंबो एशिया की सबसे अशांत जगह बन गई है। कोलंबो में श्रीलंका सरकार के खिलाफ लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों का आरोप है कि श्रीलंका की सरकार देश के 2.25 करोड़ लोगों को भूखा मारना चाहती है, क्योंकि वहां पर ना तो पेट्रोल डीजल बचा है, ना खाने के लिए कुछ है। इस समय श्रीलंका में महंगाई की यह हालत है कि श्रीलंका में एक कप चाय 100 रुपए की मिल रही है और रसोई गैस के लिए तो लंबी लंबी लाइनें हैं। आपकी जेब में कितना भी पैसा हो, शायद आपको तब भी रसोई गैस मिलेगी ही नहीं। इसके अलावा श्रीलंका में डीजल खत्म हो चुका है और पेट्रोल खरीदने के लिए भी अब श्रीलंका की सरकार के पास पैसा नहीं है। हालांकि इस संकट की घड़ी में भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की 4 खेप भेजी हैं और 40,000 टन चावल की शिपमेंट भी भारत ने अलग से श्रीलंका के लोगों के लिए भेजी है। हालांकि श्रीलंका के लोगों में वहां की सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है और ये लोग अब कह रहे हैं कि वो अपनी सेना की गोली से मरना ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन वो भूखे नहीं मरना चाहते। फिलहाल श्रीलंका में आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है और वहां महिंदा राजपक्षे की सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है और इन 26 मंत्रियों में 4 मंत्री तो राजपक्षे परिवार के ही हैं। हमें अब ये सरकार नहीं चाहिए। उनके पास कई साल थे कुछ कर दिखाने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। लोग अपने मतभेद छोड़कर यहाँ आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो यहाँ आए हैं क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। हमें हमारे मौलिक अधिकार भी नहीं मिल रहे। हमें 16-16 घंटे तक बिजली नहीं मिल रही। ना यहाँ पर गैस है, ना पेट्रोल है। यहाँ पर ना कुछ खाने को है, ना कोई दवा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें जान ही देनी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात याद नहीं होगी कि श्रीलंका को भारत के 1 साल बाद वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। हमसे सिर्फ 1 साल बाद श्रीलंका आजाद हुआ था। हम 1947 में आजाद हुए और श्रीलंका 1948 में। श्रीलंका कभी भी भारत की तरह राजनीतिक स्थिरता हासिल नहीं कर पाया और वर्ष 1983 से 2009 तक श्रीलंका में 26 साल लंबा एक गृह युद्ध भी चला, जिसने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। यह उसी दौर की बात है जब श्रीलंका की आतंकवादी संगठन, वहां श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE, श्रीलंकन तमिल्स के लिए एक अलग देश बनाने की मांग कर रहा था। और इस गृह युद्ध के बाद वर्ष 2009 से 2019 के बीच श्रीलंका ने काफी तरक्की की। एक बार जब LTTE का सफाया हो गया, उसके बाद श्रीलंका में भी अच्छे दिन आए, लगभग 10 वर्षों तक, और तब इन्होंने काफी तरक्की की। इस दौरान पश्चिमी देश ये कहते थे कि भारत को श्रीलंका के आर्थिक मॉडल से सीख लेनी चाहिए। आज से सिर्फ 3 साल पहले
वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के उन देशों की सूची में रखा था जहां अधिकतर नागरिकों की आमदनी हाई मिडिल इनकम में की श्रेणी में आया करती थी। तब 2.25 करोड़ की आबादी वाले इस देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय $3,852 यानी लगभग 2,90,000 रुपए तक पहुंच गई थी, जबकि 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,100 यानी लगभग 1,57,000 रुपए थी। यानी हमारे यहां 2019 में सालाना प्रति व्यक्ति आय श्रीलंका से कम हुआ करती थी और लोग श्रीलंका की तारीफ करते थे। वर्ल्ड बैंक ने आज से 3 साल पहले आर्थिक रूप से संपन्न देश मान लिया था और जहां प्रति व्यक्ति आय भारत से भी दुगनी हुआ करती थी, उस देश में 3 साल में ऐसा क्या हुआ कि आज वहां लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं और आज उसी श्रीलंका को भारत से बार बार पैसा मांगना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ हुआ कैसे, आज आपको इसके बारे में हम बताते हैं। श्रीलंका से पहली गलती यह हुई कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों से लिए गए कर्जे पर पूरी तरह निर्भर बना दिया, यानी उधार की जिंदगी जी रहा था। वर्ष 2016 में श्रीलंका पर $46 बिलियन यानी 3,45,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसको आप याद रखिएगा, 3,45,000 करोड़ का कर्जा था। लेकिन सिर्फ 6 साल में अब यह कर्जा दुगने से ज्यादा हो चुका है। इस समय श्रीलंका पर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यह श्रीलंका की सालाना जीडीपी के बराबर है, जो $81 बिलियन यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की ही है। यानी आप समझ लीजिए कि श्रीलंका की जो जीडीपी है और श्रीलंका पर जो कर्जा है वो लगभग बराबर है, दोनों 6 लाख करोड़ हैं। श्रीलंका ने कर्ज लेते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि उसे यह पैसा एक समय के बाद ब्याज के साथ वापस भी लौटाना होगा। पैसा तो ले लिया, कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, लेकिन यह नहीं सोचा कि इस लोन की किश्तें कौन भरेगा और अगर वो ये पैसा नहीं लौटा पाया तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। और चीन जैसे देशों ने श्रीलंका की इसी कमी का पूरा फायदा उठाया। चीन एक बहुत बड़ा साहूकार बनकर वहां पर आया। उसने श्रीलंका को खुलकर पैसा दिया, लोन दिया। जैसे एक जमाने में हमारे देश में जो बड़े बड़े साहूकार हुआ करते थे, वो गरीब किसानों का और मजदूरों का खून चूस लिया करते थे। पहले लोन देते थे और फिर उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेते थे। चीन ने श्रीलंका के साथ वैसा ही किया। आज श्रीलंका पर जो कुल कर्जा है उसमें चीन की हिस्सेदारी लगभग 10% से ज्यादा की है, अकेले चीन की। श्रीलंका से दूसरी गलती यह हुई कि उसने कर्ज तो ले लिया, लेकिन इस कर्ज का इस्तेमाल सही जगह पर नहीं किया। यानी अगर वो ये पैसा श्रीलंका के औद्योगिक क्षेत्र पर खर्च करता, औद्योगिकरण पर करता, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाता, देश में कोई नया आय का स्रोत पैदा करता, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करता, तो शायद ये कर्ज उसे इतनी तकलीफ नहीं देता, क्योंकि इस कर्ज से उसकी आय का स्रोत भी पैदा होता। श्रीलंका के पास ज्यादा आय के स्रोत नहीं और उसे सबसे ज्यादा आमदनी पर्यटन, चाय और कपड़ा उद्योग से होती है। वर्ष 2018 में श्रीलंका सरकार को टूरिज्म सेक्टर से $5.6 बिलियन यानी 44,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। लेकिन कोविड के आने के बाद इस आय स्रोत पर भी लॉकडाउन लग गया, क्योंकि कोविड के समय 2 साल तक लोगों ने कहीं पर भी आना जाना बंद कर दिया। वर्ष 2021 में श्रीलंका सरकार को इस क्षेत्र से सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई और इसी तरह चाय उद्योग और कपड़ा उद्योग की भी कमर टूट गई। नटशेल में कहें तो श्रीलंका ने अपने आमदनी के स्रोत बढ़ाए नहीं और वो कर्ज भी लगातार लेता चला गया। ऐसे परिवार होते हैं, लोग होते हैं जो लगातार कर्जा लेते चले जाते हैं और कर्जे पर शानदार जीवन व्यतीत करते हैं, लगातार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये बिना सोचे कि बाद में ये पैसा देना भी पड़ेगा। जैसी हालत उन लोगों की होती है, आज वही हालत श्रीलंका की है। एक और बात, दूसरे देशों से लिया गया ये कर्ज भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ा, क्योंकि वहां पर जो राजनीति है उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। 2015 में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, तब राजपक्षे परिवार ने चीन की कंपनियों से लिया गया कर्ज अपने ही चुनाव प्रचार पर खर्च कर दिया। आरोप लगते हैं कि चीन खुद चाहता था कि महिंदा राजपक्षे इस चुनाव में जीत जाएं और इसीलिए चीन की कंपनियां श्रीलंका को भारी भरकम कर्ज देने के लिए तैयार भी हो गईं, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार हमारी पसंद का जो नेता है, अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तो वो हमारे साथ मिल जाएगा और फिर तो हम पूरे देश को गिरवी रख लेंगे। और हुआ भी यही। श्रीलंका से अगली बड़ी गलती यह हुई
कि उसने आत्मनिर्भर बनने की कोई कोशिश नहीं की। आज श्रीलंका नमक, कागज, यहां तक कि कपड़ा सिलने की एक छोटी सी सुई तक के लिए भी दूसरे देशों के बाजारों में जाता है, वहां अपना कुछ नहीं बनता। श्रीलंका के नागरिक जिन वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। श्रीलंका बाहर से खरीदता है, यानी श्रीलंका में अपना कुछ नहीं बनता, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगर श्रीलंका भी आत्मनिर्भर बन गया होता सही समय पर, तो आज वो मजबूती से खड़ा होता। अब दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए होती है, और श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा का यही भंडार समाप्त हो चुका है। लगभग 17,500 करोड़ रुपए ही विदेशी मुद्रा के रूप में बचे हैं, जबकि कच्चे तेल और दूसरी चीजों के आयात पर भी उसका एक साल का खर्च 91,000 करोड़ रुपए होता है। अब सोचिए, और 91,000 करोड़ तो सिर्फ कुछ चीजों के आयात पर है, तेल और कुछ जरूरी चीजें, और जेब में उसके हैं 17,000 करोड़। तो ऐसी स्थिति में अगर उसके पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो जाए तो उसके भूखे मरने की नौबत आ जाती है, जैसा श्रीलंका के साथ हो रहा है। आयात पर निर्भरता और दूसरे देशों से लिए गए कर्ज की वजह से श्रीलंका की आमदनी और खर्च में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो चुकी है। श्रीलंका का राजकोषीय घाटा लगभग 11% है, यानी आमदनी और खर्च के बीच जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो मतलब यह हुआ कि श्रीलंका को हर 100 रुपए की आमदनी पर 111 रुपए खर्च करने होते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका सरकार सबसे ज्यादा खर्च अपने नागरिकों पर नहीं करती, बल्कि सबसे ज्यादा खर्च करती है अपने कर्जे के भुगतान पर, यानी अपनी इंस्टॉलमेंट्स पर। वर्ष 2020 में श्रीलंका सरकार ने हर 100 रुपए में से 70 रुपए कर्ज के भुगतान पर खर्च किए थे। श्रीलंका की इस बदहाली की सबसे बड़ी वजह है मुफ्तखोरी की राजनीति। वर्ष 2019 में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुए, तब श्रीलंका के राजपक्षे परिवार ने ऐलान किया था कि अगर वो चुनाव में जीते, यानी अगर उनकी पार्टी जीत गई, तो श्रीलंका में वस्तुओं पर, सेवाओं पर लगाए जाने वाले वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट को आधा कर देंगे। और जब चुनाव में राजपक्षे परिवार की पार्टी जीत गई, तो अपने वादे के अनुसार उन्होंने वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया, जिससे श्रीलंका को उसकी जीडीपी के 2% के बराबर का नुकसान होना शुरू हो गया। अब आप सोचिए, टैक्स कम करना किसे बुरा लगता है? सब लोगों को अच्छा ही लगेगा कि टैक्स कम हो जाए। लोग तो ये चाहते हैं कि टैक्स समाप्त ही हो जाए, लेकिन अगर टैक्स कम कर दिया या समाप्त कर दिया तो देश की आमदनी कहां से होगी? और जब आप टैक्स को कम करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, लोगों का वोट खरीदने के लिए, तब वो हालत होती है जो श्रीलंका की हो रही है। आज हमारे लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या मुफ्तखोरी की राजनीति पर टिके भारत के राज्यों का हश्र भी श्रीलंका जैसा ही हो सकता है? इसलिए भारत श्रीलंका से बहुत सारे मामलों में जुड़ा हुआ है। इस समय श्रीलंका पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, और यही कर्ज उसकी इस बुरी स्थिति का जिम्मेदार है। लेकिन भारत के केवल एक ही राज्य तमिलनाडु पर इस समय 6,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो आप समझ लीजिए कि तमिलनाडु पर श्रीलंका से भी ज्यादा का कर्जा है। महाराष्ट्र पर 6,08,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यह भी श्रीलंका से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल पर इस समय 5,62,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी लगभग श्रीलंका के बराबर। और पंजाब पर भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है इस समय। और राजस्थान पर 4,70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। और इस पर अब आप सोच सकते हैं कि आज क्या हमारे इन राज्यों की स्थिति भी कभी भविष्य में, भगवान ना करे, श्रीलंका जैसी हो सकती है? और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसी बात पर चिंता जताई है। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ दिल्ली में एक बैठक की, जिसमें ज्यादातर अधिकारियों ने, सचिवों ने राज्य सरकारों की मुफ्त योजनाओं को लेकर चिंता जताई। मुफ्त की यह राजनीति कैसे एक अमीर देश को भी कंगाल कर सकती है। इसलिए यह मत सोचिए कि आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है वेनेजुएला। आज आपको वेनेजुएला के बारे में जरूर पता होना चाहिए। एक जमाने में वेनेजुएला की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती थी, और कहा जाता था कि वेनेजुएला के पास जब तक तेल के बड़े बड़े भंडार हैं, तब तक उसका बुरा समय आ ही नहीं सकता। प्राकृतिक रूप से वेनेजुएला आज भी इतना संपन्न देश है कि वहां दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार मौजूद है।
इसके अलावा वेनेजुएला की 88% आबादी शहरों में रहती है, इसलिए इसे एक अर्बन कंट्री माना जाता है। हालांकि आज इस अर्बन कंट्री की हालत यह है कि यहाँ की 83% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और यहाँ 1 करोड़ लोग दिन में एक वक्त का खाना भी खरीद कर खा नहीं सकते। वेनेजुएला की यह हालत इसलिए हुई क्योंकि वहां भी सरकारों ने एक समय वोटों के लिए लोगों को मुफ्त योजनाओं का लाभ देना शुरू कर दिया। यह बात 1999 की है, जब वेनेजुएला के लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी के लीडर ह्यूगो चावेज को अपना राष्ट्रपति चुना और ह्यूगो चावेज का मानना था कि वेनेजुएला को दुनिया में तेल बेचकर जितना भी पैसा मिलता है वो पैसा वहां के लोगों पर खर्च होना चाहिए। और इसलिए जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस अमीर देश में अमीर लोगों के लिए सब कुछ मुफ्त कर दिया। पानी, बिजली, स्कूल की फीस, अस्पताल का इलाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब कुछ मुफ्त कर दिया। वेनेजुएला के लोग इतने अमीर थे कि उन्हें इस मुफ्त सेवा और सुविधाओं की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वोटों की राजनीति की वजह से उन्हें सुविधाएं मुफ्त में मिल गई। और मुफ्त का पैसा किसे बुरा लगता है। और सरकार की इन गलत नीतियों का परिणाम यह हुआ कि वहां लोग मेहनत करने से बचने लगे। अब उन्हें मुफ्त का खाने की आदत पड़ गई और वहां से बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दूसरे देशों में ले गई, क्योंकि लोग काम ही नहीं करना चाहते थे। जब उन्हें सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा तो क्यों काम करेंगे। इससे वेनेजुएला पर आर्थिक बोझ बढ़ गया और वहां चीजें महंगी होने लगी, महंगाई बढ़ गई और इस आर्थिक मॉडल ने वेनेजुएला को बर्बाद कर दिया। जबकि इन्हीं नीतियों की वजह से ह्यूगो चावेज 2013 तक सत्ता में बने रहे, क्योंकि सबको मुफ्त में बांट रहे थे सब चीजें, तो वो लोकप्रिय बने रहे और 2013 तक सत्ता में रहे। इससे यह पता चलता है कि मुफ्त की राजनीति नेताओं का ही विकास करती है, नेताओं को सत्ता पर बैठाकर रखती है, लेकिन जनता का विकास नहीं होता। जनता तब तक मुफ्त की चीजों की एडिक्ट बन चुकी होती है। जैसे एक ड्रग एडिक्ट होता है, वो ड्रग्स के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही जनता को भी मुफ्त की चीजों की आदत लग जाती है और उसके बाद उसे सब कुछ मुफ्त में ही चाहिए, वो परिश्रम करना भूल जाते हैं। एक समय वेनेजुएला का एक बॉलीवर भारत के 7 रुपए के बराबर था, जो उनकी करेंसी है, लेकिन आज भारत के 25 रुपए 1,45,000 बॉलीवर के बराबर है। और आज वेनेजुएला में महंगाई इतनी ज्यादा है कि वहां टीवी खरीदने के लिए भी लोगों को बोरियों में भरकर पैसा ले जाना पड़ता है और ऐसा भी मुट्ठी भर लोग ही कर पाते हैं, इतनी महंगाई वहां पर है। कहते हैं कि अगर पड़ोस में सब ठीक चल रहा हो तो अपने घर में भी शांति बनी रहती है और अगर पड़ोस में अशांति और अनिश्चितता का माहौल हो तो घर में भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसलिए श्रीलंका के संकट में भारत के लिए भी बहुत सारी चिंताएं छिपी हुई हैं।